सखी सहेली। सखी सहेली। हमारी सभी सखियों को, सहेलियों को, सारे सुनने वालों को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। और चंचल बिटिया, बस बुआ ठीक हैं, बट अभी बारिश देखो ना, पहले तो गर्मी थी तो हम बोल रहे थे बारिश हो जाए बारिश हो जाए। अब तो पूरे सिर्फ मुंबई में क्यों, पूरे देश भर में बारिश ऐसी हो रही है और कई जगह तो ऐसा तूफान मचाया है बारिश ने कि वाकई में कह सकते हैं कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है ना। देखो यही तो आती हैं तो बड़ा धूम मचाती हुई आती हैं। तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। देख लीजिए श्रोताओं, हमने इनसे बस कहा चंचल बिटिया और ये शुरू हो गई एकदम, बिल्कुल मतलब छूट गई बुलेट की तरह, गोली की तरह निकल आई बातें। अरे हम अपना हालचाल बताने जा रहे थे। अच्छा बुआ बताइए। तुम्हारा चलो अब तो देखो सब बारिश में बह गया और बाकी तो सब ठीक ही दिख रहे हैं ना। हाँ तो चलो ठीक है, तुमने भी मान लिया कि हम ठीक ही होंगे, मस्त रहते हैं हमेशा, तो हम ऐसे ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है। अरे बुआ आपसे तो हम प्रेरणा लेते हैं मस्त रहने की। हाँ तो यही तो हम कह रहे हैं कि हमें मालूम था कि तुम समझ गई कि हम तो मस्त होंगे, लेकिन इस मस्ती में ऐसा ना हो कि विषय कहीं तुम भूल जाओ। तो बता दो पहले हम क्या क्या सुनवाने वाले हैं अपनी सखियों को। बुआ आप कर हमारी तरह एक वीर महिला की बात करेंगे ऐसा? बस तुमने हुई एक ले लिया मजाक की बात, लेकिन आज का दिन वीरांगना का दिन होता है। तो सखी विशेष में जिस वीरांगना को हम लेने वाले हैं, जिनकी कहानी हम साझा करेंगे, वो है उदा देवी पासी। जी हाँ, और दोपहर में नींद की झपकी बड़ी मज़ेदार होती है और सभी को बड़ा मज़ा आता है। सब ने तरह तरह से बातें की हैं, वो झपकी का आनंद भी लेंगे, लेकिन सो कर नहीं, हम बात करके लेंगे। झपकी लेकर आ चुके हैं हमारे सुनने वाले इस समय, और वो बिल्कुल अभी कहते हैं ना कि तन्मयता से प्रोग्राम सुन रहे हैं झपकी, क्योंकि उनकी हो चुकी है। तो भाई आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जिन्होंने झपकी ले ली है या जो 4 बजे के बाद लेंगे, भाई तब भी मत लीजिएगा, हमारे बाकी कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि फिर व्यंजन बनाइएगा, फिर कहिएगा हम चाय बनाएंगे, हम कुछ चटपटी चीजें बताएंगे, कुछ मीठी चीजें बताएंगे। ये तो मिलाकर अकेला नहीं छोड़ना है किसी को। जी हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि अकेलापन जो है कभी कभी नुकसानदेह होता है, कभी फायदेमंद होता है। तो क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये आप हमें बताइएगा, कुछ हम बता देंगे। बहुत सारी बातें करेंगे, पहले गाना सुन ले बुआ। हाँ चलो फिर सुन लेते हैं। सावन गाए हाय भीगी भीगी
दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से, कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना, एक अनजान से चल पड़े साथ हम, कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। ये रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बात है, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है, सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल ने दिल से कर ली बातें बातों में, के जिम जिम के गीत सावन गाए। हाय भीगी भीगी रातों में, जिम जिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। तो भाई हमारे साथी भी इंतज़ार कर रहे हैं उदा देवी के बारे में जानकारी, और इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसकी राजधानी लखनऊ से ताल्लुक़ रखती है। बिल्कुल सही बात है। आज उन्हीं की कहानी हम लेकर आए हैं जिन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मौत के घाट अकेले उतार दिया था। 1857 की क्रांति की नायिका वीरांगना उदा देवी बहुत साहसी महिला थी और उनकी जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और ये वीरांगना थी, बहुत एक स्वतंत्रता सेनानी थी। जब 1857 में पहली बार आज़ादी का बिगुल बजा था, यानी कि उस समय लड़ाई शुरू हुई थी आज़ादी की। हाँ। एक बार जब शुरू हो गई थी, बिल्कुल। उसके बाद वो थम गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन जब पहली बार बिगुल बजा तभी इन्होंने भी भाग लिया उस दौरान इस लड़ाई में। और अवध के जो छठे नवाब थे वाजिद अली शाह, उनका जो महिला दस्ता था उसकी ये सदस्य थी। जी हाँ, और उन्होंने कई दस्ते बनाए थे। उनकी संगीत प्रियता तो सभी जानते हैं, लेकिन और भी जो उनकी कहना चाहिए कि चेतना की बात है, जो उन्होंने ये महिला दस्ता बनाया उसके बारे में लोग कम जानते हैं और इसकी बात ज़्यादा होती है। 1847 में नवाब बनने के बाद जाहिर है कि उनकी ये चीज़ें पता चली और उन्होंने उदा देवी के जो लखनऊ में जो उन्होंने कई वर्गों के लोगों को नौकरी दी और जाहिर है उन्हें अवसर दिया। इसी तरह से उनके पति को भी नौकरी मिली थी। उदा देवी के पति मक्का पासी भी एक साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे और जो सेना में भर्ती हो गए थे। वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम को भी सैनिक योग्यताएं दिलाई थी, अपनी बेगमों को भी, बहुत सारी बेगमों को। और इसी के साथ साथ उन्होंने फुर्तीली स्त्रियों का सुरक्षा दस्ता भी बनाया जिसे सैनिक प्रशिक्षण भी दिया गया था। और वो उन दिनों महिलाएं जो होती थी, जो महल की सेविकाएं भी होती थी, वो मुख्य धारा से कुछ अलग महिलाएं होती थी जिनका काम हुआ करता था खास तौर पे सेवा करने का। लेकिन उन्हीं में से जो भाई जिनमें जज्बा है, साहस है, उनको चुन चुनकर सैन्य शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। और उदा देवी में देश प्रेम और सेवा का बड़ा जज्बा था, जिसके चलते वो पहले एक सेविका रही और बाद में इस सैनिक दस्ते की वो सदस्य बन गई। नवाब वाजिद अली शाह के बेगम हजरत महल की सुरक्षा में वो तैनात थी और जिस पलटन में वो थी उसकी वर्दी काले रंग की थी। कई रंग की उन्होंने पलटन बनाई थी, सबको उसी रंग के हिसाब से, वर्दी के रंग के हिसाब से नाम भी दिया था वाजिद अली शाह की जो महिला पलटन थी। अब बात करते हैं 10 जून 1857 को लखनऊ के चिन्हट कस्बे के पास ही इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी, दूसरी तरफ मौलवी अहमद उल्लाह शाह की भी अगुवाई में संगठित विद्रोह जो है सेना थी।
जो विद्रोह का सामना कर रही थी। इस ऐतिहासिक लड़ाई में मक्का पासी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उदा देवी के मन में मृत्यु के प्रतिशोध की, उनके जो पति जो शहीद हो गए थे उनके तो प्रतिशोध की ज्वाला थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं देश को आज़ाद कराने का जज्बा ज़्यादा हिलोरें ले रहा था। और उन्होंने अपने पति के जीवन काल से ही सैनिक के रूप में अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, यानी कि जज्बा पहले से था। और बिल्कुल सही बात है। वो 1857 के सैन्य विद्रोह में जब बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, इस विद्रोह के समय ब्रिटिश फौज द्वारा लखनऊ की जो है घेराबंदी कर ली गई। 16 नवंबर 1857 का दिन था। सिकंदर बाग में लगभग 2000 भारतीय सिपाहियों ने शरण ले रखी थी और उन पर एक साथ ब्रिटिश फौज ने चढ़ाई कर दी और इनका नरसंहार कर दिया गया। और ऐसा मतलब दुर्गम दृश्य था ना कि वहाँ सिपाहियों की लाशें ही लाशें दिखती थीं। और यहाँ तक कहा जाता है कि सिकंदर बाग चौराहे पर आधे हाथी जितना खून बह रहा था, इतना लोग उस समय के लोग वर्णन करते हैं। इस लड़ाई के दौरान उदा देवी ने पुरुषों के वस्त्र धारण कर खुद को एक पुरुष की तरह तैयार किया और सिकंदर बाग इलाके में एक घना चौड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था। लड़ाई के समय वो अपने साथ एक बंदूक और कुछ गोला बारूद लेकर उस ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। और चढ़ने के बाद जो ब्रिटिश हमलावर सैनिक थे उनको सिकंदर बाग में तब तक उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उनके पास जितना गोला बारूद था वो खत्म नहीं हुआ। और इस दौरान उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। 16 नवंबर 1857 के सैन्य विद्रोह की घटना जहां घटी वहां कैप्टन वॉयलस और डाउसन पहुंचे और अंग्रेज सैनिकों की लाशें देखकर दंग रह गए। उसी समय डाउसन ने पीपल के पेड़ की तरफ देखा, वहां कुछ हलचल होने का अंदेशा जताया, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहां से चल रही हैं। और जब उन्हें पता चल गया कि गोलियां कहां से चल रही हैं, वो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उन्हें लगा कि उस पर कोई सैनिक बैठा हुआ है जो गोलियां चला रहा है और लाल रंग की सी एक पोशाक भी उन्हें वहां पर नजर आई। फिर उन्होंने नीचे से उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उनका पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया और फिर ये ऊपर से गिर पड़ी। जब नीचे गिरी खून से लथपथ थी और जब गिरने के बाद पता चला अंग्रेजों को कि ये तो पुरुष नहीं है, महिला है, फिर उस महिला की पहचान उदा देवी के रूप में की गई और इस तरह से उन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से मोर्चा लिया और खुद वीर गति को प्राप्त हुई। उदा देवी ने वीरता की मिसाल पेश कर सभी को दंग कर दिया। कैप्टन वॉयल्सन और डाउसन को जब ये पता चला कि ये सिपाही नहीं सिर्फ एक स्त्री थी, तब सबके सब भौचक्के रह गए। कैप्टन ने वीरांगना उदा देवी की बहादुरी देखकर अपनी हैट उतारकर सलामी दी और उसकी आंखें भर आईं। वाकई में बहुत बड़ी बात है। और भले ही इतिहास के पन्नों पर बहुत ज्यादा जिक्र ना मिले हमें उदा देवी का, लेकिन लखनऊ और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ इनकी बहादुरी के किस्से, कहानियां आज भी नाज से सुनाने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और इस संग्राम में जो उन्होंने बलिदान दिया, इसकी स्मृति में उदा देवी की एक मूर्ति भी गई है सिकंदर बाग के परिसर में। जी हाँ, वीरता की ये कहानी लोक कथाओं में और वहाँ के रहने वालों की याद में आज भी जिंदा है। आज़ादी के संग्राम के महानायिका वीरांगना उदा देवी पासी को विनम्र श्रद्धांजलि और हम शत शत नमन करते हैं। और ऐसी ही लोगों की बदौलत, ऐसे ही वीरों की बदौलत आज ये आज़ादी हमें मिली है। बिल्कुल। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। कितना है प्यार हमसे, कितना बता दो, अंबर पे तारे जितने इतना समझ लो, मेरी कसम, तेरी कसम तेरी याद मुझे लूटे, में तो खाने वाले होते हैं झूठे, चलो जाओ, हटो जाओ, दिल का दामन
और अगर प्यार हमसे बिछड़ जाए तो हमें लगता है कि हम बड़े अकेले हो गए हैं। अकेले हो गए, या यूं कहें कि कहते हैं भी ना कि ये तो बात हो गई मोहब्बत वाली, वैसे भी कहते हैं एक से भले दो। बिल्कुल सही बात है। और सही बात है, फिर अकेलापन होगा तो क्या करेंगे? हर चीज की बुआ कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। तो इसी तरह से कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो ऐसे ही बहुत सारे फायदे भी और नुकसान भी हमारे सुनने वाले भी लिखकर भेज रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अकेले रहने का फायदा और नुकसान कैसे कह सकते हैं। कोई भी अपने इच्छा से अकेला नहीं रहता। आजकल सभी अपने पढ़ाई या नौकरी के चलते बाहर जाना पड़ता है उन्हें, और जब हमारे अपनों को कुछ अपनी मर्जी का अपने देश में नहीं मिलता तो वो मजबूर होकर बाहर चले जाते हैं, और अकेलापन उनके लिए तो मजबूरी ही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे हमारे साथी ये भी कह रहे हैं कि एकांत और अकेलापन में थोड़ा सा फर्क भी है ना? ये कहते हैं एकांत जो है सृजन करवाता है और अकेलापन निराशा लाता है। ये बात भी सही है, क्योंकि एकांत में आत्मचिंतन होता है। और फिर इन्होंने ये भी लिखा है, जब विविध भारती में हमारे मित्र कमेंट लिखते हैं तब कुछ पल वो एकांत में होते हैं और सोचते हैं फिर लिखते हैं, इसलिए एकांत का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो भाई ये बहुत अच्छा उपयोग है एकांत का, है। और एकांत में आप रेडियो चला के बैठ जाइए तो हो सकता है आपको आपके मनपसंद के गाने सुनने को मिल जाए, या कोई कहानी अगर आ रही है तो उसमें आपका मन रम जाए। इसी तरह से लिखा है कि आपका अकेलापन भी आपका अच्छा दोस्त होता है। बिल्कुल सही बात है। हम अकेले होते हैं तो अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आती हैं, और लोग सोचते हैं कि अकेले रहने वाला इंसान तो दुखी रहता है। लेकिन अगर अकेले रहना आपने सीख लिया है तो आपने जिंदगी को जीत लिया है। जी हाँ। जब आप खुश रहना सीख जाएंगे तो अकेलेपन का भी एहसास नहीं होगा। लोग कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोग जीनियस होते हैं। अकेले रहना मजबूरी हो सकता है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और अपनी जिंदगी में इसे आत्मसात कर लें। तो जैसे बाकी चीजों के लिए चंचल बिटिया हम लोग कहते हैं ना कि जो भी स्थिति है, जैसे अकेलापन है या आपको एकांत मिला है, अकेलापन जैसे बातों से लग रहा है ना, जैसे हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि एक अकेलापन मजबूरी में मिलता है और एकांत आप तलाश करते हैं, है ना? आप ढूंढते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, थोड़ी देर हमें एकांत दो, या हमें अकेलापन चाहिए। तो वो शायद एकांत होता है जिसमें हम सृजन करते हैं या कुछ सोचते हैं, या कुछ नहीं तो आराम ही कर लेते हैं। कई बार हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा कोलाहल में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अकेलापन चाहिए होता है। खासतौर पे जो लिखने से संबंधित जिनके काम हैं, उन्हें अकेलापन चाहिए होता है, क्योंकि उस समय उनका दिमाग शांत अवस्था में होता है। तभी वो उस शांत मन से जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं उसे वो कागज पर उतार सकते हैं, या सोचने की जो समय की स्थिति है, यानी कि हम कुछ नया लाएं, जो कहते हैं ना प्लॉट भी तैयार करना, कहानी का, कविता का, या कोई विषय सोचना है कि अच्छा हमें नई कहानी लिखनी है तो उसका प्लॉट क्या होगा, वो भी सोचने वाली जो प्रक्रिया है उसके लिए हमें एकांत चाहिए ही होता है। क्योंकि बिल्कुल हमें उस जगह पर जाकर सोचना होता है, उस किरदार में जाकर सोचना होता है। अगर हम कोई गीत या कविता भी लिखें तो उस परिस्थिति में, उस माहौल में हमें जाना पड़ेगा, तभी तो हम सोच पाएंगे और लिख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, और यही तो हम कह रहे हैं भाई कि वहां जाना पड़ता है, उसके लिए एकांत चाहिए। एकांत और अकेलेपन को लोग एक जैसा ही मानते हैं, हमारे साथी लिख रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं, उसे समस्याओं को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा होता है, जब वो निराश होने लगता है, तब वो भीड़ में अकेलापन महसूस कर सकता है, जबकि एकांत आनंद देता है। अकेलापन निराशा लेकर आता है। अकेलेपन में व्यक्ति नकारात्मक विचारों से घिर जाता है, उसे कहीं भी कोई उपाय नहीं सूझता जिससे उसकी समस्याएं खत्म हो सकें। नकारात्मक विचारों से व्यक्ति अकेलापन बहुत ही गंभीर हो जाता है, जबकि एकांत में व्यक्ति को आनंद मिलता है। एकांत में प्रसन्नता मिलती है, मन शांत रहता है, भगवान की ओर मन का झुकाव होता है। एकांत में हम ध्यान कर सकते हैं, नए नए सकारात्मक विचार आते हैं, जीवन में सुख और आनंद का अनुभव होता है। और जब हमें किसी मजबूरी में ये अकेलापन मिला होता है, तब हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये हमें नुकसान दे जाता है, क्योंकि उस समय हम अवसाद से घिर जाते हैं। तो एकांत और अकेलेपन का अंतर बहुत अच्छे से हमारे साथी ने भेजा है। लेकिन चंचल बिटिया, एक बात है, इनकी इसी बात से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो भी चीजें इन्होंने बताई कि जो हमें अकेलेपन में जो चीजें हमें घेरती हैं, तो क्यों ना हम इस अकेलेपन को एकांत नाम दे दें और हम सोचे कि नहीं, हमें ये अवसर मिला है और चलो हम कुछ सृजन का काम करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ नई रचनाएं सोचते हैं, या नई रचनाएं सोच सकते हैं, तो कम से कम जो पुरानी चीजें हैं उनको ताज़ा कर लेते हैं। ये मौका मिला है हमें, है? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो लिखा है कि अकेलापन घातक नहीं है। ये हमारे साथी ने लिखा है। कई बार परिस्थितियां इंसान को अकेला रहने को मजबूर करती हैं, तो कई बार इंसान अपनों के बीच घिरा हुआ भी
अपने को अकेला महसूस करता है। ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो अकेलेपन से खुश है या दिन रात ये सोचकर ही दुखी है कि मैं अकेला हूँ। हाँ। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन अकेले रहने के फायदे बहुत हैं, ऐसा हमारे साथी का कहना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आप सभी ने लिखी है। ये बात तो है कि जैसे ना कि जो कह रहे हैं हम कि आप उसको मान लीजिए कि ये आपने बुलाया है और इसका स्वागत कर लेते हैं और इसका कुछ फायदा उठा लेते हैं। वो आपको कहीं कुछ दबाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसका फायदा उठा लीजिए, फिर वो महसूस करे कि अरे हम क्यों आ गए इनके पास। तो भाई मौका मिला है तो हम भी एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल मुझे आज कहाँ तक ले आया। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल मुझे आज कहाँ तक ले आया। जहाँ आके मैं खुद को भूल गई, तेरा प्यार वहाँ तक ले आया। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल। तू पास रहे फिर क्या गम है, हर सांस खुशी की सरगम है। वो छेड़ने वाले प्यार की धुन, एहसान तेरा ये क्या कम है। एहसान तेरा ये क्या कम है। जो गीत छुपे थे दिल में मेरे, उन्हें मेरी जुबां तक ले आया। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल। ये ठंडी हवाएं लहराती, रंगीन फज़ाएं मधुमाती। मैं प्यार की तेरे दीवानी, मंजिल पे अकेली क्या आती। मंजिल पे अकेली क्या आती। मेरा दर्द मोहब्बत तुझको भी मेरे साथ यहाँ तक ले आया। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल मुझे आज कहाँ तक ले आया। जरा देख सनम मेरा जज्बे दिल। देखो और हम भाई यहाँ तक आ गए अभी। नहीं, लेकिन ये जो अकेलापन है वो कहीं से आपको कहीं और न ले जाए, इसके लिए आप तैयार रहिए और कुछ उसकी व्यवस्था करते रहिए। जैसे हमारे साथियों ने बड़े अच्छे अच्छे सुझाव ही के तौर पे कह सकते हैं ना कि कैसे लें इसको। जैसे अकेलापन आपके जीवन की ऐसी स्थिति है जिससे कि आप अपने और बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं, सभी से अलग थलग महसूस करते हैं और इसी बात को बहुधा नकारात्मक रूप में ले लेते हैं। पर असल में अकेलापन कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि आप खुद के साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है, बेहतर तरीके से जानने के लिए, अपनी खूबियों को निखारने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और एक सफल जीवन पाने के लिए नए रास्ते को ढूंढने के मौके पा सकते हैं। इंसान को उसकी ताकत से परिचित कराता है अकेलापन। जब हम दूसरों के साथ होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं और अकेले रहकर हम आत्मनिर्भर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने जीवन को सही ढंग से जी सकते हैं। बिल्कुल वही अपनी सोच वाली बात आती है कि आप सकारात्मक तरीके से ले रहे हैं इसको या नकारात्मक तरीके से। अगर अपने सोच को, अपने नज़रिए को आपने सकारात्मक बना लिया
तो हर परिस्थिति से आपको उबरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आएगी। तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सही बात इसी है। तरह से एक साथी ने लिखा है कि पहले आपको बता दूं, अकेलापन किसी को मजबूरी में मिलता है और किसी को, कुछ लोगों को मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण वो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। ओहो। ये आज की जो बात है उससे उन्होंने जोड़कर लिखा बिल्कुल है सही बात कि है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वहीं अकेलेपन के भी दो सिरे हैं। अकेलेपन से कुछ फायदा तो इंसान का भी है, ये कि हम अपने बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं, जो हमारे अक्सर सारे साथियों ने इस बात को लिखा ही है। हाँ, और बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ इन्होंने लिखा है कि अकेलेपन से मानसिक त्रासदी भी बढ़ती है। तो लगभग यही सारी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है। डिप्रेशन में पड़ सकते हैं, अकेलापन एक सीमा तक सही है। इन्होंने लिखा है कि कुछ समय बाद अपने आप सामान्य जीवन धारा में लोग आ जाते हैं। कुछ समय अकेलापन से हमें अपने बारे में सोचने का अवसर मिलता है, सही दिशा ढूंढने में मदद मिलती है। कुछ सारी चीज़ें लगभग हमें लगता है चंचल बिटिया, लगभग सारी बातें सबने यही लिखी हैं कि इस अवसर का सदुपयोग भी हमारे सकारात्मकता पर निर्भर है, अन्यथा इसके विपरीत असर भी देखे जाते हैं। सकारात्मकता लोगों को अपने अभीष्ट तक पहुंचने तक देखा गया है। इस बारे में जब बहुत शोध किए गए ना, तो हाँ। कुछ लोगों का स्वभाव बड़ा घुलने मिलने वाला होता है, लेकिन कुछ लोग जो घुलने मिलने से बचते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। हाँ। तो शोध कहते हैं कि कुछ लोग शर्मीले होते हैं, इसलिए वो दूसरों से मिलने से बचते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग महफिलों में जाना उनको पसंद ही नहीं होता, इसलिए वो अकेले रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मिलनसार होने के बाद भी अकेले ही वक्त बिताना पसंद बिताना पसंद करते हैं। मतलब थोड़ी देर चाहिए उनको, थोड़ी कोलाहल, हाँ। थोड़े दिन एकांत चाहिए। तो देखो, सब कुछ तो चाहिए सबको जीवन में ना। और ये भी लिख रहे हैं कि हमारे साथी कि अकेलापन हमारी समझ में नुकसानदेह है। 44 साल पहले प्राइवेट नौकरी के दौरान परिवार को गांव में छोड़कर कहीं खोए कितने पोए थोड़े में बता नहीं सकते। और इन्होंने लिखा है, परिवार में साथ रहते हैं तो हर सुख दुख में शरीक हो सकते हैं, आपके प्रति सभी का स्नेह रहेगा। नहीं तो सब यही कहते हैं, यहाँ कोई जिए मरे, उन्हें तो नौकरी से फुर्सत नहीं है, मतलब कि आप अकेले अपने ही परिवार से कट गए। बिल्कुल इसी सही प्रकार बात है। घर की इन्होंने महिलाओं की बात की है जिनके पति नौकरी में हैं। वे इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि पड़ोसियों से अच्छे संबंध न होने से वे असुरक्षित महसूस करती हैं। पति के घर पहुंचने पर सबसे ज्यादा अकेलेपन का रोना रोती हैं, कहती हैं कि आज हम अकेले पड़ गए, नहीं तो पड़ोसी हम निपट लेती, तुमने आने में देर कर दी। अब भाई ये तो बड़ी कभी कभी होता होगा भाई ऐसे। इन्होंने लिखा है, ऐसी अकेलेपन की तमाम कहानियां हैं। तो भाई ऐसी स्थिति ना आने दे, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें, हैं। और इसी दौरान बातें करते करते घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि थोड़ा सा अभी हमें अंतराल रुक ले लें। जाना चाहिए, अंतराल का समय हो गया है। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और अपने जो बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत अलग अलग बातें लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि ये जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, इन्हें तो अकेलापन बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन अनुभव इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे साझा किए हैं। और अगर आप रहेंगे भी तो हम आपको रहने नहीं देंगे, है ना। यहाँ हम एक से भले दो हैं और वहाँ वो एक से भले दो, यानी कि एक वो और एक उनका साथी रेडियो। उनका साथी रेडियो। भाई देखो, अरे तुमने क्या बात कह दी। ऐसे ही हमारे एक साथी ने लिख कर भेजा है। देखो, ये लिखते हैं कि एक से भले दो, बात सही है। तो भाई अपने साथ अपने भगवान को जोड़ लो, दो हो गए। और भगवान की जगह आप कोई भी जो आप इष्ट है या प्रकृति है, किसी को भी जोड़ लीजिए। अपनी यादों को, अपने शौक को या किसी काम को साथी बना लें। विविध भारती है, टीवी है, संगीत है, पुस्तकें, ये सब ऐसे साथी हैं जो अकेला नहीं होने देते। और एक चीज और है, अगर आपको लग रहा है अकेलापन है तो भाई ठीक है, वो उस अकेलेपन में कुछ देर झपकी भी तो ली जा सकती है बुआ। मतलब हम समझ रहे हैं, तुम कह रही हो कि दोपहर वाली झपकी ले ली जाए, तो भाई यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन देखो, ऐसा है, झपकी तो तब अच्छी आती है जब प्यारा सा गीत सुना जाए। और लेकिन हमारे एक साथी जो हैं वो बराबर झपकी लेकर ही कार्यक्रम में आते हैं। सबने अपना अपना समय बता दिया है, दिनचर्या बता दी है, कब कौन झपकी लेता है। कुछ लोग कहते हैं भाई हम ले ही नहीं पाते। तो सबकी बातें पढ़ेंगे, अभी बातें करेंगे, अपनी भी कुछ बता देंगे। पहले गीत सुनेंगे।
से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा, जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा। जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे। प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते ही रहे। क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो, क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। तो भाई मुझे लगा झपकी आ गई। आंखों में तुम ही कहोगी तो भाई ऐसे ही लगेगा ना कि इतना प्यार इतनी मोहब्बत, तो बस आदमी उसमें डूब ही जाता है। और अक्सर जब हम दोपहर में खाना खाते हैं ना, यानी लंच जब करते हैं, उसके बाद ये हालत होती है कि थोड़ी थोड़ी नींद की झपकी आने लगती है। और वो ऐसा इसलिए होता है जी। क्योंकि ये हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि लंच करने के बाद खून में जो है ग्लूकोज थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब ये अपने सामान्य स्तर पर वापस आता है तो दिमाग और मांसपेशियों को एनर्जी की थोड़ी सी कमी सी महसूस होती है, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है। तो भाई जो दोपहर का भोजन होता है जो हम करते हैं, नींद की झपकी असल में सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। और भोजन में अक्सर हमें मम्मी पापा और घर के बड़े दोपहर में खाना खाने के बाद कुछ देर सोने की सलाह देते हैं। उस वक्त में ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बचपन में तो भाई बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि बचपन में खेल कूद से कहाँ मन भरता था, लगता था ये समय नष्ट कर रहे हैं सोकर, इतने में तो और कितना खेल लेते, है ना। और इसीलिए जो बचपन होता है उसे दोपहर की नींद पसंद नहीं है, लेकिन जब थोड़े से हम बड़े होने लगते हैं और उस वक्त हमें एहसास होता है कि दोपहर की जो नींद है, खाने के बाद में लगता है कि कुछ देर अब आराम कर लिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय ही नहीं मिल पाता और हम तरस तरस के रह जाते हैं उस थोड़ी सी झपकी के लिए। तब तो लगता है कि हाय बचपन में जब बुलाया जाता था तब क्यों नहीं सोते थे,
है ना, तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो या नहीं हो, कुछ नहीं होता था। वैसे दोपहर की नींद उच्च रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए और हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। इससे दिल की धड़कन कुछ हद तक धीमी हो जाती है और हृदय की कई बीमारियों की रोकथाम में मदद भी मिल सकती है इससे। और ऐसा भी कहते हैं कि दोपहर की नींद से हार्मोनल जो बैलेंस है वो सही हो जाता है। डायबिटीज, पीसीओडी और थायराइड जिनको है, उनको तो जरूर से कुछ देर के लिए झपकी ले ही लेना चाहिए, नहीं तो कम से कम आराम कर लेना चाहिए। जो आराम कुर्सी जैसे आती है जिसमें आप अधलेटे से हो जाते हैं, कम से कम उसमें करके आप आंखें बंद कर लें और पूरे अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और ऐसा विचार करें कि आप कहीं मतलब डूब रहे हैं, ऐसा सोचें, या विचार शून्य हो रहे हैं, तो एक तरीके से झपकी सी हो जाएगी, है ना। और इससे क्या होता है कि हम जब लंबे समय से तक बैठकर काम करते हैं तो जाहिर है कि हमारी पीठ वगैरह अकड़ जाती है, समस्या तो होती है, कमर में दर्द होने लगता है, आंखों पर जोर पड़ता है और कहीं ना कहीं इसका जो प्रेशर पड़ता है आंखों में, उसको कम करने के लिए अगर आप 1 घंटे आधे घंटे की नींद ले लें तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। और जो लोग बुआ दोपहर में कुछ देर सो लेते हैं, उनकी कार्य क्षमता जो है उसमें भी थोड़ा सा सुधार हो जाता है। हाँ। क्योंकि ये जो झपकी है हमारे मूड को बड़ा अच्छा बना देती है और हम पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आत्मविश्वास के साथ साथ सतर्कता भी बढ़ जाती है और याददाश्त भी हमारी ठीक रहती है। और जो ऊर्जा है शरीर की वो बनी रहती है, सोचने समझने की, सीखने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाती है, रक्तचाप है वो भी सामान्य हो जाता है और थकान और सुस्ती वो दूर करने के लिए अगर हम थोड़ी सी झपकी ले लें तो कोई बुराई तो नहीं। मतलब चोरी कर लेना चाहिए थोड़ा सा समय नींद के लिए। भाई यही तो हम भी कह रहे हैं और हमारे साथी भी यही कह रहे हैं कि दोपहर की झपकी, दिन में कुछ देर की झपकी लेने से मूड बेहतर होता है, आंखों को भी कुछ समय के लिए आराम मिलता है, पहले से ज्यादा एक्टिव होते हैं और आत्मविश्वास के साथ साथ याददाश्त भी ठीक होती है और फिर हम पूरे मनोयोग से हमारी प्रिय सखी सहेली सुनते हैं। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ठंड के जो दिन होते हैं, यानी कि सर्दियों के दिन में झपकी नहीं लेनी चाहिए, उस समय ना सोने की हिदायत दी गई है आयुर्वेद में। और ऑफिस हो या घर, लंच के बाद थोड़ी सी हल्की सी झपकी लेने की आदत बहुत सारे लोगों को होती है और जो लोग इसके आदी हैं, अगर उनको ये झपकी ना मिले तो उन्हें तकलीफ होती है और कई बार झपकी लग जाती है तो उन्हें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाती है। हाँ, अक्सर कभी आदत अनुसार बैठे बैठे आंख लग जाती है उनकी तो। और कहीं बैठक वगैरह हुई, मतलब मीटिंग हुई तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगती है। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक समय तो ऐसा था कि अगर आपकी झपकी नहीं लग रही है तो आप, हम लोग कहते थे ना, कोर्स की किताब खोल के बैठ जाओ, कितनी बढ़िया नींद आ जाएगी। बिल्कुल सही बात। वो तो ऐसे नशे की तरह ऐसे आदमी झूमता जाता है, आंखें गड़ाता है अक्षरों में, लेकिन कहीं कोई लाइन नजर नहीं आती और आंखें एकदम झप से बंद हो जाती हैं, है ना। लेकिन ये झपकी झपकी जैसी ही होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 1-2 घंटे के लिए चादर तान के सो गए। और ऐसा अगर करेंगे तो हमारी जो रात की नींद है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये कुछ देर की, जिसे हम पावर नैप कहते हैं ना, तो वो थोड़ी देर की ही होती है, 30 मिनट तक की। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है या आप इस समय रोगी हैं, बीमार चल रहे हैं, आपको ज्यादा आराम की जरूरत है, तो 60 मिनट या 90 मिनट तक भी इसकी अवधि को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर पावर नैप की बात की जाए तो 30 मिनट, 15 से 20 मिनट बहुत है ना। ये बड़ा मुश्किल। अब सोने के लिए भी कहो, उसमें आप समय की पाबंदी भी लगाओ तो भाई ये नहीं होता। अब नींद रानी आ गई तो उनकी मर्जी है, वो है रानी, कह दिया रानी तो फिर वो अपनी मर्जी से आती हैं, तो फिर मर्जी से जाती हैं। लेकिन हम गीत तो सुना सकते हैं ना। हाँ, मेरी आँखों में बस
जब नींद ना आए तो क्या करूं, थोड़ा किचन में जाइए, कुछ अच्छा सा पकाइए, खाइए, सबको खिलाइए। फिर सो जाइए। फिर खाएंगे ज्यादा तो सो जाएंगे। अरे ज्यादा क्यों खाना है, शाम का जो वक्त है वो तो अल्पाहार का होता है, तो थोड़ा थोड़ा खाना है। अरे और साथ में गर्मा गर्म चाय हो। देखो अभी दाल पकवान बताओगी तो कौन कम खा सकता है, फिर यही वाली बात हो गई। अच्छा बनाओ फिर कहोगे नहीं कम खाइए, स्वल्पाहार कीजिए। अभी नींद सोइए तो 15 मिनट 20 मिनट सोइए, आधी घंटे से 1 घंटे मत सोइए। ऐसे नहीं पाबंदी लगाई जाती। भाई मतलब देखो, लिमिट्स में नहीं रहना है। नहीं नहीं, अरे इन सब चीजों में नहीं रहना, बाकी चीजों में रहना है। तो देखो चलिए- पढ़ाई करनी है, लिमिट में करनी है। ठीक है। अरे बुआ, फिर छोटे बच्चे हैं, वो कहेंगे भाई हम तो बुआ जी की तरह करेंगे, फिर वो हाँ, भी तो नहीं पढ़ेंगे। ये बच्चे बोलते हैं, यही हम बोल रहे हैं, और क्या, हम अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा, तो दाल पकवान बताइए कैसे बनाए हम दाल हाँ, पकवान। दाल पकवान जो है ये बहुत मस्त लगता है। और आजकल जो मौसम है इसमें चने की दाल तो अच्छी लगती है। और ये एक तरीके से सिंधी भाई बंधु जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे से खाते हैं, बनाते भी हैं। तो 1 कप चने की दाल ले लीजिए और 4 घंटे के लिए भिगो दे। मतलब वो वाली चाहिए चने की दाल ही चाहिए बस, ठीक है, छिलके वाला चना नहीं चाहिए, ये समझ ले हमारी साथियाँ। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, 2 टेबल स्पून घी चाहिए, 1 टीस्पून जीरा, 1 हरी चम्मच हरी मिर्च चाहिए बारीक कटी हुई, 8-10 कड़ी के पत्ते ले लीजिए, 1 चुटकी हींग ले लें, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर यानी खटाई आपको चाहिए, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1/4 जो है चाय चम्मच गरम मसाला चाहिए। दाल बनाने के लिए चना दाल जो भीगी हुई थी आपकी 1.5 से 2 कप पानी डालकर हल्दी पाउडर और नमक अच्छी तरह से मिलाकर 2 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में उसको कुक कर लें, यानी पका लीजिए पहले। और ढक्कन खोलने से पहले भाप को पूरी तरह से जाने दें और एक गहरे बर्तन में घी गरम कर लीजिए, उसमें जीरा डालकर चटकने दीजिए। बिल्कुल, दाल का मतलब तो घी के तड़के में ही आता है ना। हाँ भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि उसको घी में डालकर जीरा अच्छे से चटकने दीजिए। अब हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग और खटाई जो पाउडर है वो, अमचूर पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला डालकर कुछ सेकंड के लिए मसाले पकने के बाद प्रेशर कुक की हुई जो दाल है, चने की दाल, और थोड़ा नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाइए और मध्यम आंच पर बीच बीच में हिलाते हुए पकाएं। कुछ देर में दाल बस तैयार हो गई। और पकवान जो है, हाँ ये थोड़ा सा है, 2 कप मैदा चाहिए, इसमें 2 टेबल स्पून घी चाहिए, 1 टीस्पून जीरा चाहिए, नमक स्वाद के हिसाब से, 1/4 कप इसमें दूध चाहिए। और पकवान बनाने के लिए क्या है, एक परात में मैदा और अन्य सामग्री को मिला लें, यानी कि घी और मैदा में जीरा और नमक। और इसके बाद क्या है, पर्याप्त पानी डालते जाएं और सख्त आटा गूंथ लें। आटे को 12 बराबर भागों में तोड़ लीजिए। आटे के एक हिस्से को लगभग 6 व्यास के गोल में बेल कर इसमें फोक की सहायता से छेद कर लें, यानी ये फूले नहीं। जैसे हम मटरी बनाते हैं तो उसमें करते हैं, या बीच में चुटकी काट लेते हैं, तो बड़ी बड़ी मटरी जैसी बना लीजिए और उसको ऐसे गोद लें, जिसको कहते हैं ना। या आपके पास और भी चीजें होती है ना, जैसे कि आंवला वगैरह गोदने का जो सामान आता है उससे, नहीं तो आप चाकू से भी आप कर सकते हैं। और इसको ताकि वो फूले ना, फिर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। पकवान को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से कुरकुरा और सुनहरा भूरा होने तक तल लीजिए। दाल पकवान के साथ परोसने के लिए सामग्री, भाई हरी चटनी अगर आप बना लीजिए तो बहुत ही बढ़िया है, फिर खट्टी मीठी चटनी बन जाए तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। बारीक कटा हुआ प्याज ले लीजिए, हरा धनिया उस पर से सजाएंगे तो खाने में तो स्वाद बढ़ जाएगा। दाल पकवान परोसने के लिए 2 पकवान को एक प्लेट पर रखें और दाल को समान रूप से इसके ऊपर फैला दीजिए। दाल के ऊपर हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी फैलाइए और फिर उसके ऊपर कटी हुई प्याज और हरा धनिया छिड़क कर परस दीजिए। देखिए तो भाई इतना अच्छा अगर खाना खाएंगे, साथ में मीठा मीठा सा गाना अच्छा सा बजता रहे, तो खाने का आनंद जो है वो दुगना हो जाएगा। हम तो सो जाएंगे उसके बाद।
दूर है तलवार के साए में बैठे हैं। सुनिए जरा देखिए ना, हम आपकी दीवार के साए में बैठे हैं। जी रुकिए जरा पूछिए ना, हम कौन है क्यों प्यार के साए में बैठे हैं। ऐसे ही कुछ घर पर मेहमान आकर बैठ जाते हैं, भाई उनके लिए कुछ बनाना तो पड़ेगा ना। तो अब बनाते हैं हम सिंधी कोकी। आपने अच्छा। सिंधी दाल पकवान बनाया तो हाँ। हमें भी याद है कि सिंधी कोकी भी बना सकते हैं। पीछे न रहना तुम, बताओ बिल्कुल। बताओ। और ये ऐसा नाश्ता है ना बुआ कि इसे पिकनिक पर अगर हम जा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है तब भी बना कर ले जा सकते हैं, या बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो 1 कप गेहूं का आटा, 3-4 टेबल स्पून घी जो कि मोयन के लिए हमें चाहिए, हाँ। 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीने के पत्ते, 1 छोटी चम्मच अदरक बारीक काटा हुआ, और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ज़्यादा पसंद है अगर खाना तो आप 2 भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच जीरा, और 1/4 छोटी चम्मच अनारदाना या फिर अमचूर का पाउडर, और 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन लेना है। तो ये डालने से तो क्या होगा कि बादी नहीं करेगी या गैस नहीं होगी। बिल्कुल। और 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। इसके बाद में चाहिए नमक स्वाद अनुसार। अब इसे बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में आटा लेकर इसमें हल्दी पाउडर, अजवाइन, जीरा, हरी मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, अनारदाना, हींग, जो भी मसाले हमने हाँ, लिए थे वो सब खटाई डाल वाले लीजिए। और ये सारी चीजें। और बहुत सारे लोग स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बारीक बारीक काट कर प्याज भी डालते हैं, तो हाँ। वो भी आप इसमें। लेकिन मूल रूप से जब इसका स्वरूप जो है उसमें प्याज नहीं पड़ता है। हाँ, तो अगर आपको स्वाद बढ़ाने के लिए डालना है तो आप डाल लीजिए, बाकी जो मूल स्वरूप में बनाना है तो इसे हटा दीजिए। जी। और पराठे के लिए जिस तरह का आटा हम गूंथते हैं, ना सख्त और ना बहुत मुलायम, इस तरह का आटा गूंथ लीजिए और इसे 15-20 मिनट तक ढक कर रख दीजिए ताकि ये सेट हो जाए। और अब मसल कर बाद में इस आटे को चिकना कर लीजिए, इसकी लोइयां बना लीजिए और लोई को सूखे आटे में लपेटकर 1 से 2 इंच के व्यास में गोल बेल लीजिए और इस बेली हुई रोटी को गरम तवे पर डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा इसको सेकना है 30-40 सेकंड के लिए। बाद में तवे से नीचे उतार कर चकले पर हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए गोला बना लीजिए और फिर इसे बड़ा बेल लीजिए। हाँ। और थोड़ा मोटा ही रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है जी। इसे। और गरम तवे पर घी लगाकर सुनहरा होने तक सेकिए, कड़क। और जब इसे खाना है परोसे समय भी इसके ऊपर घी डालिए और चटनी, दही या अचार के साथ इसका आनंद लीजिए। और नहीं तो आप वैसे सादा भी इसको खा सकते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मसाला पड़ा है। जी। कुछ लोग इसमें सिर्फ नमक, जीरा और काली मिर्च डालकर ही बनाते हैं तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर है कि इसमें कुछ चीजें अगर आप डालना चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। और बिल्कुल जायका थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं गाने से। बिल्कुल। ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें। ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें।
अब तो थामने का समय नहीं, विदा लेने का समय आ चला। बिल्कुल, क्योंकि कल फिर मुलाकात करनी है। लेकिन विविध भारती का दामन जरूर थामे रखें, क्योंकि इसके बाद और भी अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे जी। और अब लेते हैं विदा चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।